लोग पिछले वीडियो में ये पढ़ रहे थे कि युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों में कैसे पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था उस विश्व के आर्थिक मंदी में प्रभावित हुई, इसका वर्णन हमने पढ़ा। और इसमें ये भी हमने पढ़ा कि भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। क्या उस विश्व के महामंदी का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण और युद्ध के बाद का युग कैसा हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, पूर्ण रूप से आपको विदित होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में समाप्त हुआ, उसके बाद 1919 से लेकर 1939 के बीच विश्व जो है विभिन्न परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ा। उसमें आर्थिक मंदी आपने पढ़ा ही, उसमें तमाम तुष्टीकरण, पश्चिमी देशों का उसमें तुष्टीकरण भी रहा। उसमें जर्मनी और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ भी रहा, जिसमें नाजीवाद, फांसीवाद का उदय हुआ। इन सब परिस्थितियों के चलते 1 सितंबर 1939 को पुनः जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1939 से लेकर 1945 तक। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है फिर दो धुरियों के बीच लड़ा गया। एक धुरी में मित्र राष्ट्र थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे में इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल थे। आपको बता दें, क्योंकि 1932 में सोवियत संघ का गठन हो चुका था और सोवियत संघ पहले जैसे रूस की स्थिति नहीं थी, अब उसकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी। इसलिए सोवियत संघ भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, अगर हम उस प्रारंभिक काल की बात करें तो लग रहा था कि जर्मनी बहुत जल्द ही विजेता बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियां लग रही थी, क्योंकि फ्रांस पराजय की कगार पर खड़ा था। वो तो अलग बात हुई कि जब जापान ने पर्ल हार्बर, एशिया में एक स्थान था पर्ल हार्बर, जहां जापान ने आक्रमण किया और अमेरिका के नौसैनिक अड्डे को ध्वस्त किया, तब अमेरिका इस युद्ध में कूदा। और फिर प्रथम विश्व युद्ध की भांति, जैसे कि आप वहाँ भी जानते हैं कि बाद में अमेरिका शामिल हुआ था, यहाँ भी अमेरिका इस युद्ध में बाद में शामिल हुआ। प्रथम युद्ध की भांति ही द्वितीय विश्व युद्ध की भी दिशा बदलने लगी और जर्मनी पराजय की तरफ जाने लगा। और आप जानते हैं कि जब हिटलर घिर गया तो हिटलर महत्वाकांक्षी था। उसने एक जो है 1 मई को 1945 को अपने रिवाल्वर से ही गोली मारकर हत्या कर ली अपनी, और उसके बाद उसके जो सेना प्रमुख थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा की। जर्मनी इस तरह से
इस युद्ध विराम की घोषणा कर चुका था, लेकिन जापान एशिया में तहलका मचाए हुआ था। तो आप जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 प्रमुख शहर, व्यापारिक प्रमुख शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने उसे भी ध्वस्त कर दिया और उसके बाद जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें बताना ये है मुख्य रूप से कि द्वितीय विश्व युद्ध ने आर्थिक जगत पर क्या प्रभाव डाला विश्व पर। तो जो सबसे 2 उसके चौंकाने वाले परिणाम सामने उभर कर आए, क्योंकि इस विश्व युद्ध के बाद यूरोप के राष्ट्रों का आर्थिक प्रभुत्व एक तरह से कहा जाए बहुत ही कमजोर हो गया। जो पहले आर्थिक प्रभुत्व वाले देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देशों का आर्थिक प्रभुत्व कम हो गया और उसके स्थान पर पहला प्रभुत्व वाला देश चमका या उभरा, उसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पूंजीवाद विचारधारा का जो है प्रसार किया। तो ये तो पहला युद्ध के बाद अगर हम देखें तो जिस प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में पहला मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, इस युद्ध में सोवियत संघ, रूस महाशक्ति बनकर दूसरा उभरा, जो पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह इससे रूपांतरित कर अब वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश बनते हुए अपने को कम्युनिस्ट गुट का कहिए या कहिए कि साम्यवादी विचारधारा का अग्रणी देश स्थापित किया। अब कहानी लंबी है, क्योंकि 2 ये ध्रुव बन चुके थे विश्व महाशक्ति के। एक का नेतृत्व, साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और दूसरा पूंजीवाद का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। विश्व भी इसी खेमे में बंटना शुरू हुआ और आप जानते हैं उसके बाद आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे भी कि कैसे इसके बाद कोल्ड वार का दौर चला, शीत युद्ध का। वो लंबी कहानी है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद यह अब निश्चित हो गया कि विश्व में इस विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विस्तार बहुत तीव्र गति से हो रहा था, क्योंकि तमाम विकासशील देश जिसे आप कहते हैं या अल्प विकसित देश भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। तो जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए उपभोक्ता चाहिए, और उपभोक्ता तभी उसके लिए मांग चाहिए, और मांग तभी होगी जब आपके पास आय हो, आपके पास पैसा हो, तभी आप वस्तु को खरीद सकते हैं। इसीलिए जो है युद्ध के बाद बंदोबस्त की बात आई कि युद्ध के बाद ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दी जाए जिससे कहीं ना कहीं मांग को बढ़ाया जा सके, और इसके लिए ब्रेटन वुड्स संस्थान बनाए गए। ये क्या है ब्रेटन वुड्स संस्थान, जरा इस पर बात करेंगे। ब्रेटन वुड्स संस्थान जिसका निर्माण हुआ था जुलाई 1944 में। जरा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि तमाम अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिज्ञों ने इन परिस्थितियों से सबक लेते हुए उन्होंने सोचा क्या कि भाई अब निश्चित रूप से औद्योगिक क्षमता बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है तो इसके लिए बृहद उपभोग की आवश्यकता है, मांग की आवश्यकता है, और बृहद उपभोग और मांग के लिए एक अस्थाई आय हो, और अस्थाई
आय के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थिर रोजगार देना पड़ेगा, और इसके लिए एक कंफर्टेबल स्थिर सरकार की भी आवश्यकता होगी। इसलिए राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर चर्चा किया, और अब अस्थायी रोजगार दिया जाए तो दिया जाए कैसे? ये तभी संभव है जब आप अपनी आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहे, तभी देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। और जब रोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। इस पर निर्धारित है अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत। इसीलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान बनाए गए, उत्पत्ति हुई, जिसमें IMF, विश्व बैंक, ये दोनों ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहलाती हैं, चाहे IMF हो और चाहे विश्व बैंक हो। चूंकि ये IMF और विश्व बैंक ये ब्रेटन वुड्स की दोनों ऐसी संस्थानें हैं जिनका काम क्या है कि भाई जो सदस्य राष्ट्र हैं इसके, उनका अधिवेश और जो घाटा है उससे निपटने के लिए ये संस्थान वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, इसीलिए इनका निर्माण किया गया। वैसे जान लें, वर्तमान में इस संस्थान के 188 सदस्य देश हैं, 188 सदस्य देश हैं वर्तमान में इस संस्था के। ब्रेटन वुड्स संस्थान के वर्तमान में 188 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। इनका क्या था भाई? इस आखिर IMF या विश्व बैंक, ये जो दोनों संस्थाएं बनी, ब्रेटन वुड्स संस्थान, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये क्यों इसका नाम ये रखा गया, क्योंकि अमेरिका के न्यू हैम्पर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ये इसकी सम्मेलन हुआ था 1944 में, इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्थान का नाम ब्रेटन वुड्स संस्थान रख दिया गया, और इसी के तहत IMF और जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई। अब आइए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ने वाली व्यवस्था ही, ये चाहे IMF का हो चाहे विश्व बैंक का, यही इनकी कार्यप्रणाली रही, और इसके अंतर्गत स्थिर विनिमय दर का पालन करना था कि विनिमय दर में न तो बहुत ऊपर या नीचे न हो, विनिमय दर स्थिर बना रहे। इसके लिए अमेरिका ने अपने डॉलर को स्थिर रखा, उसके मूल्य, उसके वैल्यू में बहुत परिवर्तन नहीं आता था, और निश्चित रूप से यह विकासशील देशों के लिए एक आर्थिक मदद देने वाली संस्थान बनी। और यही नहीं, जापान जैसा देश जो एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से अपने औद्योगिक क्षेत्र का इतना विस्तार किया कि उसकी वृद्धि, व्यापार, आय और अस्थायी रूप से एक उसके लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊपर उठ गया, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। तो इस ब्रेटन वुड्स संस्थान ने निश्चित रूप से विकासशील देशों के लिए एक अस्थायी आय को बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये तो रहा ब्रेटन वुड्स संस्थान की चर्चा, और ये रहा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे ये संस्थानों का उदय हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गुलामी और स्वतंत्रता, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, कैसे विश्व युद्ध के प्रभाव के बाद अन्य देशों को स्वतंत्रता मिली जो कभी ना कभी यूरोप के देशों के उपनिवेश थे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में, और इनका विश्व में अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से ये जुड़े, इस पर चर्चा होगी। और एक दिन और हम अगर पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि भूमंडलीकरण का ये जो टॉपिक चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे बार बार ये अनुरोध किया जा रहा है कि ये टॉपिक अब समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको ठीक से पढ़कर और अपनी तैयारी को आप पूरा करें। और पीछे जो भी पढ़ाए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं कोर्स, उसकी भी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा आपके सर पे है। इस बात का आप ध्यान देंगे। बार बार इस बात को मैं आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था जो आपको नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए इस माध्यम से ये बताने का मैं आपको कोशिश कर दे रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि ये नहीं पढ़ाया गया। तो ये बात आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपको शेष जो इस पाठ की बातें हैं वो बताकर समाप्त कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।